नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रख बापू भरोसा, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा। अगर गर्ल्स के लिए रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगी। तो दोस्तों, आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप को सलूट करने के लायक बनिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एम को पूरा करना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो सितारों वाली वर्दी पहन कर सलूट करना है, अपने माँ बाप को सलूट करना है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा, कितनी खूबसूरत लाइन है। आप ये चीज़ अगर आप ध्यान में रख लोगे कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार सितारों वाली वर्दी पहन के अपने बापू को सलूट करना है, अपनी माता को सलूट करना है, तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपका एक एक सेकंड कीमती है, एक एक पॉइंट कीमती है। कमज़ोर सब्जेक्ट को ताकत बनाइए, आप पढ़ते रहिए, आप मेहनत कीजिए, तो वो दिन जरूर आएगा कि आप सितारों वाली वर्दी पहन के अपने माँ बाप को जरूर सलूट करोगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा। अगर फिर से बोल रहा हूं, गर्ल्स है तो रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगी। तो बॉयज हो या गर्ल्स, कुछ भी हो, आपको मेहनत करनी है। इस बार कुछ भी हो जाए, सलूट अपने माँ बाप को करना है सितारों वाली वर्दी में। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम करेंगे HSSC, SSC, आर्मी, NTPC, अदर स्टेट पुलिस के साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये ध्यान में रखिए, मेहनत करनी है आपको। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन जानदार शानदार आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस, नोबेल गैस होती है ना, समझ गए नोबेल गैस किस ग्रुप में रखते हैं आप कमेंट में बताइए। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके किस ग्रुप में नोबेल गैस को रखा जाता है। ऐसी नोबेल गैस कौन सी है जो एयर में नहीं मौजूद होती। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस हवा में मौजूद नहीं होती। हीलियम, नियोन, ऑर्गन या रेडोन। राइट आंसर कमेंट में दीजिए बच्चों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इसके बारे में हम बहुत सी बात बताएंगे। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इजी क्वेश्चन है। और इजी क्वेश्चन में क्या टाइम वेस्ट करना बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा, रेडोन आएगा। ठीक है, अब देखिए रेडोन के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कैंसर के इलाज में हम किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, किस गैस का प्रयोग करते हैं, कैंसर के इलाज में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, गैस पूछे तो रेडोन। हमारे जो एटमोस्फियर होता है, वायुमंडल, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं होती बच्चों, रेडोन। जो भूकंप होता है, भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है, रेडोन। तो दोस्तों, आप पढ़िए, मैं फिर से बोलना, सलूट अपने माँ बाप को करना है सितारों वाली वर्दी पहन के। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कमजोर सब्जेक्ट को ताकत बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी एम पूरे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन, और नोबेल गैस को किस ग्रुप में रखा जाता है, शून्य ग्रुप में। शून्य ग्रुप यानी कि 18वें ग्रुप में, 18वें ग्रुप को शून्य ग्रुप बोला जाता है। ये हो गया क्लियर। ठीक है, नियोन का तो पता ही है, हाइड्रोजनीकरण होता है। तो जैसे वनस्पति तेल से डालडा घी बनाते हैं, तो उसके लिए एक धातु वो गैस पूछे तो कौन सी, वो उस निकिल, धातु पूछे तो निकिल, और गैस पूछे तो हाइड्रोजन। नियोन क्या होता है, विज्ञापन पट्टों में, विज्ञापन पट्टों में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन सभी अम्लों का सबसे मूलभूत घटक है। इसे सबसे पहले कहा जाता है, सबसे पहले ये बताओ, जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं बच्चों, उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पे जितने भी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, पृथ्वी पे जितने भी एसिड होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है बच्चों। तो ये बात किसने बताई, शाबाश, राइट आंसर दीजिए। हारहिनियस साहब ने, ब्रोस्टेड ने, देवी ने, देखो देवी जी, और लोरी ने, लोरी भी आ गई, शाबाश। किसने बताई ये बात। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर कमेंट में देते रहिए आप लोग, आरहिनियस साहब ने। ठीक है, तो
अगर कोई इसका राइट आंसर पूछे तो क्या बताओगे? इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों, आर हीनियस साब आएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर परबल पूछे ना, परबल अमल होते हैं ना, परबल, परबल मतलब स्ट्रॉन्ग, परबल अमल कौन से होते हैं? HCl, ये तो सबसे पृथ्वी पर सबसे परबल अमल बताओ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अमल। अगर पूछे सबसे परबल परबल क्षार पूछे आपसे, बेस पूछे, तो आपको क्या बताना है? परबल क्षार में आपको क्या बताना है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों। तो इसका आर इनियस ने बताया कि जो एसिड होते हैं उनमें क्या होता है जी, उसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन में क्या होते हैं? शाबाश, ये आर हाइड्रोजन में, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर ये और सुनना कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? वेरी गुड, कमेंट में आंसर दीजिए। और आपको आंसर देना है, जो आंवला होता है, आंवला, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी गुड, शाबाश। अरे बताओ, सुनो, चाय में टेनिन अम्ल पाया जाता है बच्चों। चाय में अम्ल होता है ना, कहीं ना कहीं खाली पेट चाय पीने से एसिड बनता है। तो एसिड क्या होता है? एसिड मतलब अम्ल। तो कौन सा अम्ल? टेनिन। शाबाश। और आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल। तो एस्कोर्बिक अम्ल सबसे ज्यादा किस में होता है? विटामिन सी में। एस्कोर्बिक अम्ल किस में होता है? आंवला में। तो आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाएगा कि एस्कोर्बिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? एस्कोर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आर इनियस। क्वेश्चन जानदार है, शानदार है, एग्जाम के लेवल के हैं बच्चों, पढ़ना पड़ेगा आपको। माँ बाप के सपने पूरे करने, अपने सपने पूरे करने हैं, आर्थिक हालत सुधारनी है, तो पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सब्सटेंस होते हैं, द एसिड इज ए सब्सटेंस विच, अम्ल एक पदार्थ है जो, बताओ अम्ल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को स्वीकारता है, इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, या प्रोटोनों का आदान प्रदान करता है? बताइए, शाबाश, राइट आंसर दीजिए, शाबाश। डोनेट्स, आयन होते हैं, OH आयन का आदान प्रदान करता है। वेरी गुड। अम्ल क्या होते हैं? राइट आंसर दीजिए कमेंट में। आप पढ़िए बच्चों, कमेंट, हमारे क्वेश्चन देखिए आप, ओनली सुपर क्यूज के आप क्वेश्चन देखिए किस लेवल के क्वेश्चन है। ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, और हम सिर्फ एग्जाम लैंग्वेज पढ़ाते हैं। देखो, उसमें क्या अम्ल है, उसमें क्या अम्ल है। प्याज में एसिड, बताइए प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? शाबाश। प्याज काटते समय आंसू आते हैं, सल्फर के कारण होता है ना भाई, सल्फर, पोटेशियम, ये इनके कारण। खरीदते समय भी आंसू आते हैं, प्याज खरीदते समय भी आंसू आते हैं ना। प्याज खाते समय भी रुलाती है, खरीदते समय भी। देखो क्या गुण है, देखो इधर क्या आएगा? वेरी गुड, बताइए। अम्ल एक पदार्थ है जो, बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम लैंग्वेज है, मेरा हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। शाबाश, बताइए। अम्ल एक पदार्थ है, अरे बिल्कुल इजी है। देखो, H+ होते हैं ना अम्लों में, H- तो ये भी कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रॉन को स्वीकारते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नो, माइनस दान करते हैं, माइनस। तो ये क्या करते हैं? H+ हो गया। तो राइट आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है ना। अम्ल एक पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? सी आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्याज में कौन सा अम्ल होता है? मैंने पूछा है ना, प्याज में कौन सा होता है? शाबाश। प्याज में केटेचुइक अम्ल होता है, केटेचुइक। कोई पूछे ना प्याज में कौन सा अम्ल होता है जी? केटेचुइक अम्ल होता है। ये देखिए, पहली बार पीएच मान किसके द्वारा नापा गया? बताइए। लेविएटी द्वारा, प्रिस्टिले द्वारा, कवेंडिस के द्वारा, सोरेनसन के द्वारा। पीएच मान टेबल की खोज किसने की? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं। पीएच, इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए अपना भी।
इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आपके सामने है और राइट आंसर आएगा डी, सोरेनसन ने। बताइए पीएच टेबल कहां से कहां तक होती है? 0 से 14, वेरी गुड। 0 से 7 तो एसिड, 7 से 14 बेस होते हैं। नमक का पीएच मान बताइए, नमक का पीएच मान, नमक का पीएच मान, वेरी गुड। बताते रहिए आप, इसका राइट आंसर डी आएगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। जब एक गैस खुली जगह से एक चेंबर में जिसमें कोई दबाव नहीं होता, उस जगह को क्या कहा जाता है? कितना इजी क्वेश्चन है। एक गैस खुली जगह से एक चेंबर में, यानी कि चेंबर होता है एक खुली जगह, बिल्कुल। अब देखो जैसे इधर गैस हो गई, इधर ये चेंबर वाला हिस्सा होगा, तो ये क्या कर रहा है? एक गैस खुली जगह से एक चेंबर में, ठीक है, चेंबर में है, तो उस पर दबाव नहीं होता, इस पर प्रेशर नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? बताइए इसका राइट हो। इफ्यूजन, डिफ्यूजन, बताइए इन्हीं में से आंसर इसका। ज्यादा वो नहीं है जो सोच रहे हो आप, जिसको नहीं आता उसके लिए तो ये महाभारत है। समझ में कैसे आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। महाभारत भी समझ में आती है, रामायण भी समझ में आती है, सब समझ में आएगा। आप मेहनत कीजिए, आप पढ़ते रहिए, सीखने का प्रयास कीजिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। अब जिस दिन जीतना बंद हो गया उस दिन सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, आर्थिक हालत गड़बड़ा जाएगी। तो जितना सीखोगे उतना जीतोगे, अपने आप से भी, दुनिया से भी। दुनिया वैसे कहां जीतने देगी आपको अगर सीखना बंद कर दिया तो। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ए आएगा बच्चों। एक कृत्रिम रबड़, सिंथेटिक रबड़ होता है, में वजन बताओ। एक कृत्रिम रबड़ में खालिस्तान वजन होता है, बताओ कौन सा होता है? उच्च प्रतिरोध होता है, लो डेंसिटी होता है, हायर मोलिकुलर्स होता है, या हायर एटॉमिक होता है? किसके कारण उसमें वजन होता है? प्राकृतिक रबड़ में किसके कारण उसमें वेट होता है? बताइए। रबड़ की खोज किसने की थी? टायर की खोज किसने की थी? बता दो। टायर की और रबड़ टायर की खोज किसने की? रबड़ में 3 से 5% सल्फर मिला के उसको 150 डिग्री टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं ना, तो रबड़ को मुलायम कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का तो किया जाता है। तो फिर कृत्रिम रबड़ भी होता है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन, उसका बहुलक होता है पॉलीमर। कृत्रिम रबड़ का वजन किस पर निर्भर होता है? ये तो ज्यादा वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों, हायर मोलिकुलर्स, यानी कि उच्च आणविक। ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं, ब्यूटा एस, ब्यूटा एन, ये सब क्या है? ये कृत्रिम रबड़ तो है। कृत्रिम रबड़ को नियोप्रिन्स बोल देते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, नियोप्रिन्स क्या होता है? तो नियोप्रिन्स होता है कृत्रिम रबड़, यानी सिंथेटिक रबड़। देख लीजिए आप, जानदार शानदार क्वेश्चन है। शाबाश बच्चों। निम्नलिखित में से किस क्लोरीन में +1 ऑक्सीकरण की संख्या होती है? बताओ। ओहो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोक्लोरिक अम्ल में या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में? जिंक क्लोराइड या क्लोरीन में? बताओ। OH ऑक्सीकरण किस में होता है भाई? ऑक्सीडेशन किस में होता है? इजी क्वेश्चन है, ज्यादा गहराई का नहीं है, बिल्कुल इजी है। बताओ बताओ, शाबाश। ये देखो, कई तो इतने ज्ञानी हैं, उनको अपना जानकार ऑप्शन मिलना चाहिए। वैसे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन मिलना चाहिए जानकार। जानकार का मतलब ये नहीं कि उसका राशन कार्ड में नाम हो या फिर आपके साथ फैमिली आईडी में जुड़ रहा हो, वो नहीं। जानकार का मतलब हल्का सा देखा हुआ क्वेश्चन, चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, लेकिन उनको ऑप्शन में दिखना चाहिए जानकार। आप देखो, कई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तरफ जाते हैं। जानकारी ले रहे होगी,
जानकारी के चक्कर में मत पड़ो। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने है, ये आएगा। डिफ्यूजन वाज, बताओ, प्रोपाउंडेड बाय, विसरण का गैसीय कानून किसने प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बॉयल ने, चार्ल्स ने, ग्रैहम ने, एविंग्ड्रो ने, बताइए, शाबाश। डिफ्यूजन, इसका राइट आंसर डी आएगा। डी इज राइट, ग्राहम लो। प्रकाश संश्लेषण में O2 कहां से प्राप्त होता है? वेरी गुड, बताइए। प्रकाश संश्लेषण में O2 कहां से प्राप्त होता है? शाबाश, कहां से प्राप्त होता है? वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, जल से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये क्या कह रहा है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, इजी है। दिमाग से पढ़ोगे तो टफ है। कई होते दिमाग से देखते हैं चैनल को, क्या पढ़ा रहा है। मेरा नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सब चैनल वालों की। सबको ऐसे देखते हैं क्या पढ़ा रहा है, फटाफट स्किप कर देते हैं। मन से पढ़ो, धैर्य रखो। आप कोई भी चैनल देखो, उस पर धैर्य रखो। धैर्य खो देते हैं हम, अगले नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 1 घंटे की क्लास 10 मिनट में शुरू कर देते हैं। तो बेटा रिजल्ट भी ऐसा ही आवा है। देखो, प्रकाश संश्लेषण में O2 कहां से प्राप्त होता है बच्चों? राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर सी आएगा, वाटर से। ठीक है। और एक का बता दो, प्रकाश संश्लेषण किसको किस में बदलता है भाई? बताओ, फोटोसिंथेसिस किसको किस में बदलता है? सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में, या रसायन ऊर्जा को सौर ऊर्जा में? वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ठीक है, सौर ऊर्जा को किसमें? रसायन ऊर्जा में बदलता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से, फोटोसिंथेसिस से है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, प्रोटीन, स्टार्च। वेरी गुड। एग्जाम लैंग्वेज है ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो लाइट, उसको बोलते हैं लाइट डिपेंड, यानी कि एक तो लाइट पे, और एक होती है बगैर लाइट पे। समझ गए ना? जब यानी कि सनलाइट निकलेगी तब होगी, और एक होती है बगैर सनलाइट के। तो जब सनलाइट निकलेगी उसमें किसकी जरूरत होती है? स्टार्च की। और एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये भी होता है। तो इसमें क्या होगा? एटीपी का निर्माण होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। तो स्टार्च का और एटीपी का निर्माण होगा, जो फर्स्ट वाली होगी, प्राथमिक। ठीक है। सेकंड में क्या होती है? जो बगैर सनलाइट की निकलती है, समझ गए ना, बगैर सनलाइट के। तो वो किस पे डिपेंड होती है? वो स्टार्च पर, एटीपी पे। फिर ऑक्सीजन छोड़ती है वो, O2। तो इसका राइट आंसर इसका प्रथम पूछा है, तो प्रथम में क्या आएगा बच्चों? प्रथम में स्टार्च आएगा। कई बार ये पूछ लेता है, जो पौधे होते हैं, पौधों में अपना भोजन का स्टोरेज कहाँ करते हैं? तो किस स्टार्च के रूप में करते हैं? वो स्टार्च में करते हैं। तो इसका राइट आंसर दे दो आप, क्या देना? इसका डी आएगा। ये देखो, किस आधार पर मेंडलीफ आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया था? जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल थी उसको क्लासिफाइड किया गया, बताइए। 1 वाट बेस, किस बेस के आधार पर? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक
डेनेसिटी, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, आयतन और परमाणु घनत्व। ये क्वेश्चन भी जानदार है, शाबाश। जिसने दिमाग खोल के पढ़ लिया क्वेश्चन को उसका राइट होगा। देखिए, जो आवर्त सारणी थी उसकी खोज किसने की थी? मेंडलीव ने। ठीक है, तो उन्होंने जब आवर्त सारणी तैयार की, जो पीरियोडिक टेबल तैयार की, उन्होंने की, इसका राइट आंसर ए आएगा, यानी कि एटॉमिक द्रव्यमान, परमाणु मास के आधार पर की। ठीक है, फिर उन्हीं के शिष्य या उन्हीं के चेले बोल देते हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं के शिष्य थे सर हेनरी मोजले। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार की, वो थी एटॉमिक नंबर के आधार पर। देखो बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं वो आप ध्यान से सुन लीजिए, सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, कई बच्चों को देखने से याद होता है, कई बच्चों को बोलने से याद होता है, तेज तेज बोलते हैं ना, कई बहुत तेज तेज बोलते हैं नाड नाड लग के, और कई बच्चों को सुनने से याद होता है। ये अपने अंदर जो कला है वो पहचानिए, आपको किससे याद होते हैं। और कई तो इतना ढीठ नहीं, समझ गए, इतने टाइट रहते हैं, उनको किसी से याद नहीं होता। वो भी देखो हिम्मत वाले हैं, जब भी हर चीज़ का एग्जाम देने जाते हैं। उन्हीं का एक तरीका है, एकाग्र होके आप एम बनेंगे, एकाग्र होके पढ़ना है, एकाग्रता बनानी है, बस धैर्य रखना है। कुछ भी पढ़ो उसको रिपीटेशन में 3 दिन से ऊपर मत जाने दो। जैसे आज आपने क्लास पढ़ी, इसमें 10 क्वेश्चन पढ़े, 3 दिन के बाद इसको फिर से पढ़ लो। कोई भी पढ़ो, मैथ, इंग्लिश, जीके, कुछ भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन किससे ज़्यादा न जाने दो, 3 दिन से अपने ऊपर मत जाने दो, उसको दोबारा रिपीट करो 3 दिन बाद। चलो देखते हैं इसका राइट। मेंडलीफ ने किस आधार पर मेंडलीफ आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया था? तो मेंडलीफ ने किया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और सर हेनरी मोजले ने किया था परमाणु संख्या के आधार पर। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। ठीक है, त्रियक नियम किसने दिया? जो डोबेराइन ने दिया था त्रियक नियम। जो अयस्क होते हैं, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है भाई गुरुत्वाकर्षण पृथक प्रक्रिया, चुंबकीय पृथक प्रक्रिया, फोर्थ फ्लोटेशन प्रक्रिया, ठीक है, या फिर भौतिक प्रतिक्रिया, ग्रेविटी कह देते हैं भाई, मैग्नेटिक हो गया। बताइए, अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए किस नियोजन प्रक्रिया को कहा जाता है? राइट आंसर दीजिए बच्चों। इसका देखिए राइट आंसर क्या आएगा। इसका बी आएगा, चुंबकीय पृथक्करण प्रक्रिया। रेडियो तत्व किससे निकाला जाता है? बताइए। रेडियम किससे निकाला जाता है? वेरी गुड, बहुत जानदार क्वेश्चन है। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आप जितना शेयर करोगे उतनी क्लास अच्छी मिलेंगी आपको। अगर आप सोचो कि हम शेयर नहीं करें तो मत करो, उतनी क्लास लेट मिलेंगी। शेयर कीजिए क्लास को, इतने अच्छे कम समय में इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। हर सब्जेक्ट दे रहे हैं आपको, और क्यूज की बात हो रही है तो हम क्यूज ही कराते हैं। आप हमारी टेलीग्राम क्यूज ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप क्यूज ज्वाइन कीजिए, हमसे जुड़ के देखिए। आपका कंटेंट इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त होगी, आप खुद कहोगे सर आज से पहले हमें क्यों नहीं मिले। तो वक्त मिलाता है बच्चों, हम नहीं। तो अब भी वक्त है, आप हमसे जुड़ के अच्छी तैयारी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है, आप किसी बच्चे के पास पहुंचेगी उससे आगे। अगर शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा? उससे आपको ही लॉस होगा। शेयर तो करो क्लास को, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, आप यूट्यूब पे शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए क्लास को। एक बार करके तो देखिए। अब अगर आप ये सोचो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और किसी का हाथ कंटेंट नहीं लग जाए, तो इस सोच को बदल दो। देखिए, रेडियम तत्व किससे निकाला जाता है? तो रेडियम निकाला जाता है भाई चूना पत्थर से, लाइमस्टोन से, पिंच ब्लेंड से, रेटाइल से या
हेमेटाइट से। बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो देखो, इसकी खोज किसने की थी मैं आपको बता दूं। देखो, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसकी? हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने। और मैडम क्यूरी और उनके पति पी क्यूरी ने, मैडम क्यूरी और उनके पति पी क्यूरी ने, पीरे क्यूरी, पी से पीरे क्यूरी, ठीक है भाई, या फिर पी से पति समझो, पति क्यूरी ने नहीं उसका राइट आंसर आएगा पी पी क्यूरी ने। ठीक है, मैडम क्यूरी और उनके पति पी क्यूरी ने रेडियम से तत्व की निकाला। ठीक है, और उसने यूरेनियम गैस क्या ले लिया? पिंच ब्लेड से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। तो रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी और पी क्यूरी ने। पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अदृश्य किरणें छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, उन क्या उनसे अदृश्य किरणें निकलती हैं, वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स तो होते हैं, रेडियो एक्टिविटी तत्व होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जिसमें आयन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? एक होती है भेदन क्षमता गामा किरणों की, और आयन क्षमता अल्फा किरणों की सबसे ज्यादा होती है। या मैं जो बोल रहा हूं आप इसको ध्यान में बैठा लेना, आयन जो क्षमता होती है वो गामा किरणों की ज्यादा, सॉरी, अल्फा की ज्यादा होती है, और भेदन क्षमता गामा किरणों की ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर जो बोल देते हैं, भेदन क्षमता, आयन क्षमता। गामा किरणों को विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। इसका राइट आंसर पता लग गया, इसका राइट आंसर बी आएगा। मोनोजाइट का एस्क है, बताओ मोनोजाइट किसका एस्क है भाई? मोनोजाइट का बताओ। निर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोनोजाइट, शाबाश बच्चों, मोनोजाइट, वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए। इसका क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने है, थोरियम आएगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा? थोरियम आएगा। प्रोवाइडेड स्टेम, हाँ ये दिख गया होगा। प्रोवाइडेड स्ट्रेन हार्डनेस विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सड अप। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रुक गया होगा। बताओ, कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? बताओ, कठोर को हार्डनेस प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, सिलिकॉन मिलाया जाता है, या क्रोमियम मिलाया जाता है? ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम लैंग्वेज है, सारी एग्जाम लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर डी आएगा। उसमें हम बच्चों क्रोमियम मिलाते हैं। स्टील या लोहे के बर्तनों पर जस्ते की परत के लेपन को क्या कहा जाता है? बताओ, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिंक या जस्ते का करते हैं ना, यह सदलेपन। तो इसका राइट आंसर क्या कहते हैं? बताओ, स्टील या लोहे के बर्तन पर जस्ते की पतली परत के लेपन को क्या कहा जाता है? गर्मी भरण, सामग्री चढ़ान, लेमिनेशन या इलेक्ट्रो चढ़ान, प्लेंटिंग बोलते हैं। देखो, स्टील के बर्तनों पर वो होता है ना भाई, टेफ्लॉन लगा होता है, वो तो जिससे खाना खुना नहीं लगे। तो इसने क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर दी, वो नहीं पूछा। स्टील या लोहे के बर्तनों पर जस्ते की पतली परत के लेपन को कहते हैं भाई लेमिनेशन। तो इसका ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने है, बी आएगा।
पटाखों के रंग को किस नमक के तत्वों से निकाला जाता है बताओ। पटाखों में जो कलर होता है ना भाई, आतिशबाजी, मैं बताता हूँ मेरी हिसाब से, सुनो ना, क्यों है लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज सुनो। जब यार आतिशबाजी में होता है ना लाल रंग, किसके कारण? आतिशबाजी का हरा रंग किसके कारण है? येलो रंग बताओ आप, लाल हरा तो आपको पता है, येलो रंग बताओ। आतिशबाजी में जो पीला रंग होता है ना, ऊपर गया रॉकेट पीले पीले छूटते हैं, बताओ आतिशबाजी में किसके कारण? येलो रंग किसके कारण होता है? सोडियम के कारण होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये क्या पूछ रहा है, सुनो, नमक, नमक का पीएच मान भी पूछा था मैंने, किसी ने बताया नहीं, ध्यान इतना नहीं बताया जितना मैं सोच रहा था। नमक का पीएच मान मैंने पूछा था। पटाखों के रंगों को किस तत्व, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बेरियम और स्ट्रांसियम। तो इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों। इसी से तो, इन्हीं से तो होता है, बेरियम और स्ट्रांसियम के कारण। तो नमक का पीएच मान 7 होता है बच्चों। मैं फिर से बता दूं, जब एसिड प्लस बेस मिलेंगे तब जाके साल्ट बनता है, याद रखना। जब अम्ल प्लस क्षार मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा? नमक बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा, इसका तो सी आएगा। तो नमक का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, सोचते रहना, बता देना, ठीक है, कमेंट में बता देना, ठीक है। चले आगे। अब कई तो टेस्ट के हिसाब से बताएंगे जी ये खारा होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है, मॉडरेटर है, अयस्क है, ईंधन है? बताओ भारी जल क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O की खोज किसने की? शाबाश। भारी जल की खोज किसने की? यूरे ने की थी, ठीक है। तो इसका हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय संयंत्र होते हैं, हम उनमें प्रयोग करते हैं किसके लिए? क्वेश्चन देखो, सारे ऐसे भ्रमित वाले हैं ही नहीं हमारे पास। हमारा लेवल देखिए, आपका अपना लेवल देखिए, वही सही पढ़ रहे हैं। कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। हम एग्जाम लैंग्वेज पर विश्वास रखते हैं बच्चों। एग्जाम में क्या लैंग्वेज आई हमारे हिसाब से, क्या कई होते हैं आपको इजी इजी पढ़ा के निकल लेंगे, समझ में आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चों, देख ले, आप खुद महसूस कर रहे हैं। भारी जल क्या है? शीतलक है, मॉडरेटर है, अयस्क है, ईंधन है। तो मंदक है। तो परमाणु रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? मंदक के रूप में। न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको मंद करने के लिए तो करते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, 2 नंबर आएगा। तो हम इस पे क्या, कहां जाते हैं? इस पे बी पे। साधारण और सामान्य प्रकार का कोक है, बताओ ऐसा कौन सा कोक है? साधारण और सामान्य प्रकार का कौन सा कोयला है बताओ? एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, बिट्यूमिन है, या पीट है? वेरी गुड, बताइए। साधारण और सामान्य प्रकार का कोक है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, बिट्यूमिन है, पीट है? वेरी गुड। साधारण और सामान्य प्रकार का कौन सा आएगा? तुक्का मत मारियो, पहले बता रही हूं, तुक्का ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बी आएगा, सॉरी सी आएगा, बिटुमिन्स। अब इनके बारे में तो पता ही है, अब थोड़ी इनका, अब इनके अंदर चले जाएं, इनका इतिहास निकालें, ये सब आपको पता इजी है ये। एक तरल पदार्थ पर एक दूसरे से कितने अणु चिपके होते हैं? चिपके माप को क्या कहा जाता है?
जो मोलिकुलर्स होते हैं ऑन ए लिक्विड टिन ऑन स्टिक ऑफ इच अदर इज कॉल्ड इट। बताइए ऐसी कौन सा मेजरमेंट है, हाउ मच मोलिकुलर, यानी कि एक तरल पदार्थ पर एक दूसरे से कितने अणु चिपके रहते हैं, समझ गए होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन, सिंथेसिस, सरफेस टेंशन। बताइए ट्रांसलेशन स्टेज यानी कि संक्रमण की स्थिति। एक तरल पदार्थ पर एक दूसरे से जो अणु चिपके रहते हैं उसमें आपको क्या कहते हैं। ये तो ये डेफिनेशन है, ये तो इजी है। देखिए आपने, मुझे पता है आपने क्या पढ़ा है, मैं वही बोल देता हूं। आपने पढ़ा है वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। किसके कारण होती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पारा होता है, पारा, ये भी क्वेश्चन आता है। पारा Hg यानी मरकरी, एस क्या है, सिनेबार है उसका। पारे की बूंदें भी गोलाकार होती है। तो जो पारे की बूंदें भी गोलाकार किसके कारण होती है बच्चों, वो होती है सरफेस टेंशन के कारण है। तो अब जो ये क्या कर रहा है, जो एक तरल पदार्थ पर एक दूसरे से कितने अणु चिपके होते हैं, मोलिकुलर्स होते हैं ऑन ए लिक्विड टिन्स ऑन स्टिक्स ऑफ इच अदर कॉल्ड, तो उसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों, स्थिर तनाव आएगा। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, स्थिर तनाव। देखो हिंदी में कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या दे दिया इन्होंने दे दिया स्थिर तनाव दे दिया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर सी आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, मैं हर में बात बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ना है, मेहनत करनी है। कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। इसको भी ध्यान में बैठा लीजिए, इस क्वेश्चन को भी। ये बताएं एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, एल्काइन का बताइए पहले। एल्काइन का जो इसमें मैं पूछ रहा हूं, एल्काइन का कमेंट में दीजिए, एल्काइन का सूत्र बताइए। क्लास जबरदस्त लग रही है, मुझे पता है जबरदस्त क्लास है। हाड़ के क्वेश्चन है ही नहीं, टाइम पास वाले। आप हमसे जुड़ रहे हो तो हम आपको जबरदस्त कंटेंट देंगे, पर उसके लिए कंडीशन आप क्लास को शेयर कीजिए बच्चों। क्लास को शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। आप जितनी अच्छी ज्यादा क्लास शेयर करोगे हम उतना ही अच्छा कंटेंट लाएंगे। देखो हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब मांग रहे हैं, जो आपके लिए फ्री, आप फ्री में कर सकते हो। तो एल्केन, देखो पहले मैंने एल्काइन का पूछा, फिर एल्केन्स का बताना है। तो मैं पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। एल्केन्स का सामान्य फॉर्मूला, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स का सामान्य फॉर्मूला क्या आएगा, CnH2n। तो इसका राइट आंसर तो क्या आएगा बच्चों, ए। तो मैंने पूछा एल्काइन का, एल्काइन, तो एल्काइन का क्या आएगा, CnH2n-2 आएगा। देखो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेंशन न लीजिए, टेंशन आपको देने वाले बहुत आएंगे, आप खुद लोगे तो कैसे पार पड़ेगी। नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है। एक एम बना लीजिए, सिर्फ पढ़ना है। जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो आप जो ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनकी थोड़ी उनके बारे में देखना, वो कितनी मेहनत करके इतने में से क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है ना। आप उनकी अभी न्यूज़पेपर वगैरह में उनके बारे में आ रहा है, इन्होंने कैसे मेहनत की है, एक बार देख लेना, फिर मुझे बताना सर आपने सही कहा था। जो ओलंपिक में जाएंगे खेलने तो उन्होंने इतनों लोगों को हरा के जो इतना जा रहे हैं देश का नाम रोशन करने, वो उन्होंने ऐसा क्या फॉर्मूला अपनाया कि वो पहुंचे, तो उनके बारे में आ रहा है आजकल। तो दोस्तों आप पढ़िए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह उपकरण जिसके माध्यम से किसी पदार्थ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। कौन सा इक्विपमेंट है जो एनी सब्सटेंस होते हैं बी कट इनटू द वेरी स्मॉल पीसेस। वेरी गुड, बताइए। कट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, मैनोमीटर, माइक्रोटोम, माइक्रोमीटर या मैचमीटर। नहीं सुना, मुझे पता है नहीं सुना तो नहीं सुना है, बहुत सौ ने नहीं सुना है क्वेश्चन। पहले एग्जामिनर ने सुना, हर एग्जामिनर ने एग्जाम में दे दिया।
वह उपकरण जिसके माध्यम से किसी पदार्थ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर बी आएगा, उसको माइक्रोटोम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो मेजर द साउंड वेव इनटू इनसाइड द वाटर। बताइए, ध्वनि तरंगों पानी के अंदर, पानी में आवाज निकलती है तो किससे नापते हैं? बताइए शाबाश। क्रोमोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ से, देखो क्रिस्कोग्राफ से कुछ याद आया होगा तो बताना, कमेंट में बताना क्रिस्कोग्राफ के बारे में दो बातें, ज्यादा नहीं। डिक्टाफोन और हाइड्रोफोन। और साथ साथ मुझे ये बताना गैसों के प्रेशर को किससे नापते हैं, गैसों को दाब को किससे नापते हैं? बच्चों, इतना अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं आपको, आप हमसे जुड़ते रहिए। बताइए शाबाश, गैसों के दाब को किससे नापते हैं? पानी के अंदर ध्वनि को किससे नापते हैं? और क्रिस्कोग्राफ क्या होता है भाई? देखिए 3 सेकंड में 3 क्वेश्चन ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश, क्लास को शेयर कीजिए। देखो मेरी बात, देखो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आप मेरी बात मान रहे हो ना? सर ने इसका आंसर सही बताया है तो मैं मेरी आप ये भी बात मानो ना, क्लास को शेयर करनी है। क्यों नहीं मानते हैं? इसका राइट आंसर दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाइड्रोफोन। ठीक है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का। पानी के अंदर कोई भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। पानी के अंदर कोई भी वस्तु का चित्र देखने के लिए पेरिस्कोप का। कम समय में ज्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज पर। फिर मैंने पूछा क्रिस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को किससे मापते हैं? क्रिस्कोग्राफ से। और गैसों के दाब को किससे नापते हैं बच्चों? मोनोमीटर से। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको। बॉस, आप तो वैसे भी समझदार हो, कहीं तो मेरे से भी ज्यादा समझदार हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो समझ गए ना, हाइड्रोफोन से आएगा। पानी के अंदर पनडुब्बी में किसी वस्तु का चित्र देखने के लिए, सबमरीन्स में किसी वस्तु का चित्र देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका? पेरिस्कोप का। ठीक है। और स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार। सोनार में कौन सी रे होती हैं, कौन सी तरंग होती हैं? अल्ट्रासोनिक, प्रासर्व तरंगें होती हैं। चलो ज़्यादा नहीं, ये तो आपको आता ही है। ऐसा थोड़ी है एक ही वर्ड पे हम, वैसे तो मैं एक वर्ड पे पूरी वो निकाल देंगे, वो उसका 1-1.5 घंटा नहीं। एग्जाम पास है तो फालतू नहीं। देखो कितना जानदार और शानदार क्वेश्चन है, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। इन प्रोजेक्टर्स विच लेंस आर यूज्ड? बताइए, इन प्रोजेक्टर्स विच लेंस आर यूज्ड? प्रोजेक्टरों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए बच्चों। कन्वेक्स, कनकेव, बायोलेपर यानी कि द्विध्रुवी, बोथ ए और बी। जो प्रोजेक्ट होते हैं, कई कहते हैं ना भाई प्रोजेक्ट पे पढ़ाएगा ये मास्टर, प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर पे क्लास होगी, प्रोजेक्टर पे वो होगा, प्रोजेक्टर पे ये होगा। तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्टरों में? इसका राइट आंसर आएगा अभिसारी। अब देखो, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर क्या पढ़ा रहे हो, अभिसारी अपसारी आता है, यानी कि उत्तर लेंस। ए इज द राइट आंसर। प्रोजेक्टरों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो ए इसका राइट आंसर आएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ए है। ए मतलब कन्वेक्स लेंस। हो गया? ये लो, मास एनर्जी रिलेशन। बताइए, इन द आउटकम ऑफ द मास एनर्जी रिलेशन, ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। बताइए किससे? क्वांटम थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बताइए फील्ड थ्योरी ऑफ एनर्जी,
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत या सापेक्षता का विशेष सिद्धांत। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने वर्ड दे दिए सापेक्षता। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। ई बराबर, ये बात किसने बताई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ध्यान रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल नहीं मिला, उन्होंने तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसको संक्षिप्त रूप से करने के लिए उसको मिला था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हर्ष साहब ने। तो इसका देखो ऊर्जा संबंध किससे है बताओ? इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों, सापेक्षता का सिद्धांत। देखो विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? बस डायनेमोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ग्रेविमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। देखो कितना अच्छे क्वेश्चन है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनेमोमीटर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये तो बच्चों कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। इसका आएगा इलेक्ट्रोमीटर। महासागरों और सागरों की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इजी है ना, इजी आते हैं तो आप देखो इजी आ गए, टूट पड़ो, कर दो आक्रमण। कमजोर है, कमजोर को कौन छोड़ता है भाई? कमजोर को तो वैसे ही नहीं छोड़ते, तो कमजोर क्वेश्चन पे भी सभी टूट पड़ते हैं। दम है तो अच्छे क्वेश्चन पे मुकाबला करो ना। तब तो लुक जाते हो, कोई और कोई कमेंट करे उसके पीछे पीछे आंसर देते हो। किसी ने गलत ए कर दिया तो ये देखते भी नहीं किसने क्या बोला। सागर और महासागरों की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताओ? अरे बिल्कुल इजी, फेदोमीटर। फोटोमीटर दिख रहा है, देखो इंग्लिश में देख लो, जरूरी है, इतनी इंग्लिश तो आती है, ज्यादा ही आती है। ग्रेविमीटर, जायरोस्कोप, फेदोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फेदोमीटर। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तेल के टीन को जो समतुल्य किससे मापा जाता है भाई? इक्विवेलेंट किससे मापा जाता है बताइए? तेल के वॉल्यूम ऑफ ऑयल, तेल के आयतन से, बताइए बर्निंग ऑफ ऑयल, इसमें से बता दो बस, ज्यादा नहीं, इन्हीं में से आएगा। जलते हुए तेल द्वारा छोड़ी गई एनर्जी, इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा इसका राइट आंसर, जलते हुए तेल द्वारा छोड़ी गई उष्मा से। ठीक है, जो टीन में जो समतुल्य जो इक्विवेलेंट मापा जाता है उसका राइट आंसर बी आएगा। तो पता लग गया, इसका राइट आंसर है, इसका बी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दृश्य श्रेणी वाली हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है बताइए? हवा से हवा, राइट आंसर दीजिए। अग्नि है, पृथ्वी है, अस्त्र है, नाग है। हवा से हवा, याद कीजिए जैसे कोई युद्ध चल रहा है, युद्ध ये नहीं, युद्ध वो महाभारत रामायण वाला, उसमें जैसे राक्षस ने फेंका अपना अस्त्र, उधर से एक अस्त्र आया और वो दोनों ही आसमान में ही आपस में ऐसे टकराते, दोनों नष्ट। जिसका पहले नष्ट हो गया वो चौंक जाता है ना। तो उधर से उसने अस्त्र फेंका, इधर से अस्त्र, तो यानी कि वो अस्त्र कहाँ गया? हवा से हवा में होता ना, अचानक उसका फिर चेहरा दिखाते हैं एकदम में। राक्षस और जब भगवानों की लड़ाई होती है तो तीर भी होते हैं, ऊपर अलग अलग टाइप के अस्त्र जाते हैं। तो वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है जी? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका वो सब कलाकारी होती है, क्या आएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर सी आएगा, अस्त्र आएगा। ठीक है, ये देखो अस्त्र ये रहा। ठीक है, एयर टू एयर होती है मिसाइल,
ये देखो इसमें सारी डिटेल दे रखी है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ओनली सुपर क्यूज पर। कार के रेडिएटर का कार्य क्या होता है बताओ। कार में जो रेडिएटर होता है उसमें हम जल डालते हैं, है ना, वाटर होता है ना। हाँ, कूल द इंजन, इंजन को ठंडा करने के लिए। हीट अप द इंजन, इंजन को गर्म करने के लिए। बताओ कार के रेडिएटर में क्या होता है। वेरी गुड, शाबाश। कार को शुरू करने के लिए, स्पीड को माध्यम करने के लिए। मोडेटर द स्पीड, राइट आंसर दीजिए बच्चों। ये सही है, स्पीड को बढ़ाने के लिए रेडिएटर वो डालते रहो, है ना। ये अच्छा हो जाए गाड़ी के लिए। शाबाश। क्या आएगा इसका। इंजन को ठंडा करने के लिए, इंजन को गर्म करने के लिए, कार को शुरू करने के लिए रेडिएटर में। एक कार के रेडिएटर का कार्य बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना, जबरदस्त है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए आप जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें। तो इसका राइट आंसर आएगा कूल द इंजन। राइट आंसर ए आएगा, इंजन को ठंडा करने के लिए। समझ गए होंगे ना। किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी और उसके द्वारा कुल समय का अनुपात क्या होगा। ये तो बिल्कुल ही कुल दूरी और कुल समय का रेशियो पूछा है, बता दोगे भाई। कुल दूरी तय की गई दूरी होती है। ये तो आप मैथ में भी थोड़ा जाओगे तो ये तो और इजी हो जाएगा। इसने क्या पूछ लिया, कुल दूरी और कुल वो पूछ लिया, बताइए शाबाश। तो उसको एवरेज स्पीड तो निकलती है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, देख लीजिए। किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी और उसके द्वारा कुल समय का अनुपात क्या होगा। सी आएगा इसका राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो लाइव वायर तार होता है, जो कवरिंग ऑन द लाइव वायर, जो लाइव वायर को कवरिंग होता है, जो इंसुलेशन, यानी कि लाइव तार पर इंसुलेशन का रंग होता है। बताओ, हरा, लाल, काला, पीला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये तो अरे जो वायर होता है, जो लाइव वायर होता है, उस पर किस कलर का होता है वो। एक काला भी रंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, काले कलर को। और एक लाल रंग का वायर नहीं होता, तो उसको कौन से लाइव वायर बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन कवरिंग ऑन द लाइव वायर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट रेड आएगा बच्चों। इसका राइट आंसर रेड आएगा। और ये देखो, तटस्थ तार को ढकने के लिए, जो नेचुरल वायर को ढकने के लिए, इंसुलेशन कवरिंग ऑफ द नेचुरल वायर, इसको ढकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ज़्यादा टफ नहीं है। और इसका क्या आएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्लैक, काला, है ना। एग्जाम लैंग्वेज, ये सारी एग्जाम लैंग्वेज है बच्चों, हमारा कुछ नहीं है। आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए, आप अपने सपनों का निर्माण कीजिए जो आपने सजा के रख रखे हैं। तो इसका उसका रेड और इसका लाइव वायर पूछे तो लाल, ला से ला, देखो ला ईव है, तो उसका पहला अक्षर ला उठा लो तो लाल आ जाएगा, बाकी ये काला बच गया। ये बताइए, जानदार और शानदार क्वेश्चन है। टेलीस्कोप के माध्यम से किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने पहली बार रात्रि आकाश को देखा। वेरी गुड। कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, माइकल फैराडे ने या गैलीलियो ने। शाबाश। टेलीस्कोप के माध्यम से किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने पहली बार रात में आकाश को देखा था। सोच समझ के आंसर दीजिए बच्चों। शाबाश, वेरी गुड।
क्या आएगा इसका? Which famous scientist was the first at look at the night sky through a telescope? कई तो कहीं घूम रहे हैं, घूमना नहीं। विजुअल रे की खोज किसने की थी? दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? राइट आंसर कमेंट में दीजिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, दृश्य विकिरण की खोज किसने की? विजुअल रे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, विजुअल रे की खोज किसने की? तो सबसे पहले ब्रह्मांड को किसने देखा बच्चों? गैलीलियो ने। क्या सोच रहे थे, क्या निकला? क्या आएगा इसका राइट आंसर? गैलीलियो आएगा, डी आएगा। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आप किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? बताओ। बताइए, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आप किस लेंस का सुझाव देंगे? देखो, आप तो डॉक्टर हो, आई एक्सपर्ट हो, जो एक्सपेक्ट होते हैं, बताइए। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आप किसका सुझाव देंगे? अभिसारी, अपसारी, प्लेन, कंटेक्ट? इजी क्वेश्चन है, जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं है। क्या आएगा बताइए, शाबाश। इजी भी है। अब कंफ्यूज हो गए सर, उत्तल कनकैव कन्वेक्स होता तो कर देते हम। तो मैं बच्चों फिर बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, फालतू कुछ है ही नहीं मैटर हमारे पास भी, आपके पास भी नहीं, टाइम नहीं इतना। हम एग्जाम इजी तो मैं बता ही दूंगा कौन सा उत्तल है, कौन सा उत्तल है। तो आपको डबल फायदे हो रहे हैं। अब डबल फायदे कौन लेना चाहता है? टाइम नहीं है इतनी महंगाई में आप लोगों के पास। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार का लेंस का सुझाव देंगे? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका अभिसारी आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर बच्चों बी आएगा। अभिसारी को हम कन्वेक्स बोलते हैं, यानी कि उत्तल लेंस बोलते हैं। निकट के लिए अपसारी, अवतल लेंस। अब देखो, कई बार बच्चे कंफ्यूज में आते हैं, सर कैसे करें? देखो, दूर दे रखा है, दूर 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 में कितने अक्षर हैं? एक, दो, दो हैं, प्लस एक अक्षर जोड़ दो, तीन। तो दूर में देखो उतल है। अब देखो, फिर देख लो, दोबारा देख लो। निकट पूछा आपसे, निकट। यहाँ देखो, यहाँ निकट के लिए पूछे, एक, दो, तीन। निकट में कितने अक्षर है? तीन है, इसमें एक अक्षर जोड़ दो। वैसे ही जोड़ दो, जोड़ने में क्या हो रहा है? तो एक, दो, तीन, चार हो गए। तो चार अक्षर पे क्या आता है? अवतल। है ना जमदार? कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है नहीं भूलोगे। आप बहुत समझदार हो, भूलोगे कैसे? बुलवाना जो कहने। देखो, तो इसका क्या आएगा? इसका राइट आंसर, इसका बी आएगा। ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है? आंखों से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, एक होता है जीरोप्थेलेमिया, विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जीरोप्थेलेमिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें हम क्या, जिसका यह बीमारी हो जाए, यह बीमारी कब होगी? ये जब कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया में एक लिक्विड पाया जाता है, वो लिक्विड सूख जाता है,
तो जिसमें जो लाइट है ना वो रेटिना पर नहीं जाती, ठीक है, तो उसमें भी कम दिखाई देता है। जो लिक्विड सूख जाएगा तो परत से जम जाएगी तो कम दिखाई देगा, है ना, धुंधलापन आ जाता है आंखों में, तो वो रोग होता है जीरोप्थेलेमिया, आंखों से संबंधित है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो क्या खाएं कि ये दिक्कत ना आए? गोल्डन राइस, ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी मैंने। गोल्डन राइस में क्या होता है जी? गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, और वो मोस्टली किसके लिए काम करता है? वो करता है जीरोप्थेलेमिया नामक बीमारी में। जीरोप्थेलेमिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। और आँख में कौन सा पार्ट प्रभावित होता है जी? कॉर्निया। और नेत्रदान के समय हम कौन सा भाग दान करते हैं? कॉर्निया। है ना जानदार क्वेश्चन, शानदार बात, ओनली सुपर क्यूज पर। तो बच्चों आप लाइक करो ना, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, इंस्टाग्राम खूब चलाते हो, है ना, तो आप उन पे भी शेयर करो हमारी क्लास को। बताओ कम समय में ज़्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज पर। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप सीरिया, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ प्लांट जो साइकोलॉजी है, बताओ बताओ। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कैल्विन, स्टीफन थैल्स या आर्किमिडीज? बताइए बच्चों, क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा स्टीफन हेल्स। इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों। देखिए कोई पूछे ना स्टीफन हेल्स के बारे में, इन्होंने किसकी खोज की थी? बीपी की। बीपी वो नहीं जो सोच रहे हो, ये जो कई बॉयज सोच रहे हैं बीपी मतलब, इतना गहराई में मत जाओ, बीपी वो नहीं। बीपी होता है ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, ठीक है, तो उसकी खोज किसने की? स्टीफन हेल्स ने की थी, रक्तदाब की खोज। और किसमें की? घोड़े में की। तो बीपी की खोज किसने की? पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन थे? स्टीफन हेल्स। इन्होंने बीपी की खोज की, वल्टीनेटर की खोज की। कई बार पूछ लेता है वल्टीनेटर की खोज भी किसने की? स्टीफन हेल्स ने की थी। और बीपी की खोज किस जानवर में की? तो इन्होंने बीपी की खोज की थी और घोड़े में। और आरएस फैक्टर की खोज की थी विनर और लैंडस्टीनर ने बंदर में। इसमें भी बहुत अंतर है, आप ध्यान से देखिए इन क्वेश्चनों को। तो इसका क्या राइट आंसर आएगा? इसका बी आएगा। तो ये पता लग गया होगा ब्लड प्रेशर की खोज। ब्लड प्रेशर होता कैसे है? रक्त के बहते समय जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियों पर पड़ने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, ठीक है ना। तो बीपी को कंट्रोल कौन सी ग्लैंड्स करती हैं? अधिवक्रक करती है, एंट्रिनल ग्रंथि करती हैं। बीपी को किससे मापते हैं? सफिग्नोमैनोमीटर से, गैनोमैनोमीटर से मापते हैं। हाइपर मतलब होता है उच्च रक्तदाब, हाइपो मतलब होता है निम्न रक्तदाब। एरिस्प्रिन उच्च रक्तदाब को कम करने की दवाई है। तो बच्चों देखो कम समय में ज्यादा कंटेंट, आपको साफ दिख रहा होगा लेकिन मुझे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है यहां। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग रक्तचाप के उच्चारण में किया जाता है? बताओ बीपी के लिए किस पौधे का? देखो उच्च बीपी को कम करने के लिए एरिस्प्रिन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये नहीं पूछा निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है? बताओ सर्फगंधा, नीम, बबूल, तुलसी। बताइए राइट आंसर दीजिए। किस पौधे का उपयोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है भाई? जिसका बीपी हो गया तो वो रक्तचाप के उपचारण, बीपी का उपचार कर देता भाई। उच्च नहीं दे रखा इसमें, पूरा उपचार कर देता वो। तो हम ऐसा कौन सा पेड़ लाएं, किस पौधा लाएं
देखिए बच्चों, ज्यादा सोचिए नहीं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, ये भी बात सही है, कहावत है ना। तो जैसा आप पढ़ोगे तो परिणाम वैसा ही मिलेगा। आप अच्छा पढ़ रहे हो तो अच्छा परिणाम मिलेगा, फालतू बकवास नहीं पढ़ना। अब पढ़ाई के समय भी ये फिल्में लॉन्च होंगी, वेब सीरीज लॉन्च होगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभी मत देखना उनको। 7-7 घंटे वेस्ट होते हैं बच्चों, क्योंकि वो मीठा जहर है। एक बार इंटरेस्ट आने लग जाए इनमें तो आने लग जाएगा, आप पूरी उसको फिनिश करोगे, लेकिन किसी सर की क्लास नहीं देख पाओगे, पूरी उसको स्किप करोगे। लेकिन अगर वो चल रहा है सीरियल वगैरह, आप स्किप कर दो ना, आप उसका एक पॉइंट मिस नहीं करते जो हमारी जिंदगी में उनका कोई काम नहीं है, उनका आप एक पॉइंट मिस नहीं करते, और यहाँ आपको ऐसे स्किप करते जाते हो। चलो ओ, अगला अगला अगला, ये जैसे आते हो आपको कुछ नहीं आता, ये आपका वहम है। धैर्य रखो, आप पूरी वीडियो देखोगे, आप खुद लगेगा हाँ भाई। अरे आप स्किप करते जाओ, आपको खुद मज़ा नहीं आएगा क्या सीखा क्या नहीं। पूरी वीडियो देखिए, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका राइट आंसर आएगा सरफ गंदा, ए आएगा बच्चों। और मैं आपको बता दूं, इसे पागलों की दवा कहा जाता है। कोई पूछे ना पागलों की दवा किसे कहते हैं, सरफ गंदा को। कई पागल हो जाते हैं ना, तो उसको क्या दिया जाता है, कौन सी पौधा उसको दवाई दी जाती है, उसके पौधे कौन से पौधे से उपचार किया जाता है बच्चों, सरफ गंदा से, है ना। जानदार शानदार क्वेश्चन ओनली सुपर क्यूज पर। तो सरफ गंदा क्या है, रक्तचाप के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। रख बापू भरोसा, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा। बच्चों, अगर आपने ठान लिया अपने बापू को सलूट करना है, तो आपको हर हाल में मेहनत करनी होगी, एक एक पॉइंट मिस नहीं करना, आपको जी जान लगानी होगी। आपका एक एक समय कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। अगर गर्ल्स है तो रख बापू भरोसा, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगी। तो जो सलूट आपको अपने माँ बाप के नाम करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, पॉइंट मिस नहीं करना। जो टॉपिक नहीं आते, जो सब्जेक्ट कमजोर है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है। क्या एडजस्ट हुआ है क्या नहीं, कुछ ऐड हुआ है, तो आपको कंटेंट पूरा लेना है, जबरदस्त तैयारी करनी है, सलूट करना है। माँ बाप का नाम भी रोशन होगा कि मेरा बच्चा देखो आज मुझे सलूट करने लायक हो गया। नालायक नहीं, लायक बनिए, मेहनत कीजिए। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये मोटिवेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। तो फिर से रख बापू भरोसा, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा। जिसने, जरूरी नहीं किसी ने सितारों वाले के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जरूरी नहीं कि सितारे वाले ही सलूट करे, नॉर्मल वर्दी वाला भी अपने माँ बाप को सलूट कर सकता है, क्योंकि उनकी देन है कि आपको इतना पढ़ाया और वर्दी पहनाने लायक बना रहे हैं, तो उसके लिए भी सलूट है ये। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप हमारी व्हाट्सएप क्यूज खेलिए 9671747892 नंबर पर, ठीक है, मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप क्यूज में भाग लीजिए। हमने टॉपिक वाइज क्यूज स्टार्ट कर रखी है, जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा आपका। और फिलहाल टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है, एग्जाम नज़दीक है, तो क्विज करने का टाइम है, प्रैक्टिस करने का टाइम है। आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत कीजिए, सितारों वाली वर्दी में अपने बापू को सलूट करने की जो ख्वाब देखें वो पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।